आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से इन्हीं सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए टारगेट गैस पेपर से लिया गया है। और ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपका मैट्रिक्स का है। मैट्रिक्स में पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 21 तक बताया था, तो आज हम लोग 22 और उसके बाद के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। तो 22 में यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। ए आपका दिया गया है एक मैट्रिक्स और ए स्क्वायर आपको निकालना है। ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, यानी कि ए का वैल्यू आई 0 0 आई है आपका और दूसरा ए यहाँ आई 0 0 आई। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि इसके रो के एलिमेंट को इसके कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यह आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिलेगा आई का स्क्वायर। फिर दूसरा टर्म तो इसका दूसरा टर्म 0 इंटू 0 करेंगे तो 0 मिलता है। फिर पहला रो ही रहेगा, फिर दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई अगर आई को हम करते हैं 0 के साथ तो यह 0 होता है, और फिर 0 को हम आई के साथ करते हैं तो यह 0 होता है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे रो में, तो 0 इंटू आई 0, आई इंटू 0 तो यह आपका 0, फिर 0 इंटू 0 यानी कि यह दूसरा रो और इसका दूसरा कॉलम के संगत को एलिमेंट यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का 0 से 0 ही हो जाएगा आपका। और फिर आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर होगा। तो इमेजिनरी नंबर में आप लोग पढ़े होंगे कि आई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो -1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ आपको आई स्क्वायर मिलता है उसके लिए आप लिख सकते हैं -1 और फिर यहाँ 0 और फिर ये भी आपका 0 और यहाँ आपका -1। तो यही आंसर होता है और ये आंसर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन बी में मिलेगा। हो सकता है आपका एग्ज़ाम में ऐसे पूछ दे तो ऑप्शन सी में भी हो, ऑप्शन डी में भी हो जाए, कहीं भी हो जाए, लेकिन करेक्ट आंसर यही है। और ये करेक्ट आंसर जिस ऑप्शन में रहेगा उसी ऑप्शन को हम लोग टिक लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है कि ए बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ए अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए नॉट इक्वल टू 0 है आपका। इसमें मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनांट होगा, ए कोई मैट्रिक्स है, अब इसको डिटर्मिनांट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसका वैल्यू जो है 0 के बराबर नहीं है तो ये नॉन सिंगुलर है। और जो भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो इन्वर्स जब एग्जिस्ट करता है तो ये ऑर्डर 2/2 का है। इसमें ए इन्वर्स का डिटर्मिनांट आपको पूछ रहा है कि क्या होगा डिटर्मिनांट लेने से। तो जाहिर सी बात है कि यह तो आपका हो नहीं सकता है, इन्वर्स है, -1 पावर है, तो इसका रेसिप्रोकल आपका 1/a का डिटर्मिनांट यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसको आप देखकर ही इसमें करेक्ट आंसर को चूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 24 में ए आपका दिया गया है और आपको एडजॉइंट ए निकालना है। तो हर एक टर्म का एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करते हैं कि हर एक टर्म का हम लोग कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो जैसे 1 का कोफैक्टर, तो 1 का रो और कॉलम ढक दिए, जो बच गया आपका वो एलिमेंट। अब फिर उसके बाद 2 का कोफैक्टर निकालना है। तो 2 का कोफैक्टर निकालने के लिए 2 जिस रो में एग्जिस्ट कर रहा है, जिस कॉलम में एग्जिस्ट कर रहा है उसको ढक के जो बच गया आपका ये आपका हो गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो आपका जो भी मैट्रिक्स होता है इसमें साइन रूल क्या होता है कि पहला का साइन प्लस, दूसरा का साइन माइनस, फिर उसके बाद माइनस, उसके बाद प्लस। ये साइन को हम नहीं छोड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपका साइन माइनस है तो ये माइनस इसके साथ रहेगा। अब जो भी यहाँ पर टर्म आने वाला है उसके पहले हम माइनस लेंगे और इस 2 का कोफैक्टर जब निकालेंगे तो इसका रो और इसका कॉलम है ना, ये कॉलम ढक गया तो 2 बच गया तो ये आपका 2 ही आ जाता है। अब फिर 1 के लिए कोफैक्टर आपका 1 आता है। अब इस कोफैक्टर का आप ट्रांसपोज निकाल दीजिए।
तो यही आपका एडजॉइंट ए हो जाता है। ट्रांसपोज में हम लोग क्या करते हैं कि रो को कॉलम और कॉलम को रो में बना देते हैं। तो यहाँ पर 1 - 2 आपका रो में है तो 1 - 2 कॉलम में आ गया, -2 1 जो है आपका रो में है तो -2 और 1 जो है आपका कॉलम में आ गया। संजोग से इसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो इस तरह से जब नहीं फर्क पड़ता है तो इसको स्क्यू मैट्रिक्स हम लोग कहते हैं, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, माफ़ करेंगे साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये आपका कौन सा मैट्रिक्स हो गया? साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। साइमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या रूल है? अगर A = A' के बराबर हो जाए तो इसको हम लोग साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये ऑप्शन आपको जहाँ भी मिले उसको आप करेक्ट आंसर लगा दीजिएगा। हालांकि आप टारगेट गैस पेपर में देखते हैं तो यह करेक्ट आंसर आपको ए मिलता है, करेक्ट ऑप्शन आपका ए होता है। चूँकि मैं समझ रहा हूँ कि बुक आप लोग अपने पास रखे होंगे। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 25 में ए और बी दिया गया है, ए × बी निकालना है, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने का रूल तो अभी तक आप लोग सीख ही गए होंगे कि इसके रो का पहला रो का एलिमेंट पहले कॉलम के साथ यानी कि और संगत एलिमेंट के साथ होगा। पहला एलिमेंट तो पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट तो दूसरा एलिमेंट, तो यानी कि 0 + 1 हो गया। फिर उसके बाद इस रो में पहला एलिमेंट दूसरे कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ तो 1 हुआ, पहले रो के दूसरा एलिमेंट तो दूसरे कॉलम का दूसरा एलिमेंट के साथ 0 देता है आपका। तो ये आपका पहला रो का काम ख़त्म हो गया मल्टीप्लाई करने का। अब फिर हम लोग दूसरा रो लेते हैं और इस रो को बारी बारी से एक एक कॉलम के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 0 × 0 0 हो गया, 1 × 1 +1 हो जाता है। फिर 0 × 1 करेंगे तो 0 होता है, 1 × 0 करेंगे तो 0 होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं क्या कि हमको मिलता है 1 1 और ये 1 फिर उसके बाद 0। तो ये हमारा आंसर होता है, ए बी का वैल्यू यही होता है। और ये ऑप्शन आपको जिस में मिल जाए ए बी या सी और डी, हालांकि इसका सही जवाब यही है। ये चीज़ आप अगर देख लीजिए टारगेट गैस पेपर में 25 का जो है बी ऑप्शन जो है आपको सही मिलेगा। ओके इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 में हम देख रहे हैं कि ए आपको दिया गया है, A² निकालना है। तो A² का मतलब होता है A × A, इसका मतलब होता है कि इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको लिख लेते हैं 1 0 0 है आपका, 0 1 0 है और उसके बाद A B और ये -1 है। इसका प्रोडक्ट किसके साथ है? 1 0 0 के साथ, 0 1 0 के साथ, ए बी और -1 के साथ। अब देखिए इसके रो को इसके कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 1 ही होगा, बाद बाकी ये दोनों 0 हैं, बाद बाकी यहाँ कुछ भी रहे 0 से मल्टीप्लाई होने वाला है तो 0 0 ही हमको मिलने वाला है। फिर पहले रो और यह आपका दूसरा कॉलम, तो यहाँ पर 1 के साथ 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 का फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका 0, फिर उसके बाद 0 का b से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे यह भी टर्म जो है 0 + 0 + 0 आएगा, यह भी टर्म 0 + 0 + 0 आएगा। अब देखिए दूसरा रो लिए हैं और दूसरा हम कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 × 0 तो 0 आएगा ही, लेकिन यहाँ 1 × 1 होने से ये 1 हो जाएगा फिर 0 हो जाएगा, बाद बाकी ये सब जो है आपका 0 + 0 + 0 आएगा, 0 + 0 + 0 आएगा, 0 + 0 + 0 आता है, 0 + 0 + 1 आता है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करके आप देखेंगे तो ये आपको मिलता है यूनिट मैट्रिक्स। यहाँ पर मिला 1, यहाँ पर मिला 0, फिर उसके बाद ये आपका 0 1 0 0 0 1, ये आपका यूनिट मैट्रिक्स आता है। तो A² का जो वैल्यू होगा आपका यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। और 26 में आप देख लीजिए कि आपको ऑप्शन ए में देखने को मिलेगा कि A यूनिट मैट्रिक्स, कैसा मैट्रिक्स है भाई? यूनिट मैट्रिक्स है आपका, है ना। चूँकि क्वेश्चन को हमने शुरू में ही आप लोगों को दिखा दिया है,
उम्मीद करते हैं कि इसको आप लोग समझ रहे होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, इसमें ए और बी आपको दिया गया है और कहता है कि ए स्क्वायर इक्वल टू बी है। तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालते हैं हम लोग। तो ए स्क्वायर निकालने का मतलब हुआ कि यहाँ पर अल्फ़ा 1 0 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, अल्फ़ा 0 और 1 1 से के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमको मिलता है अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा का स्क्वायर, 0 इंटू 1 तो 0 नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं, अल्फ़ा इंटू 0 तो 0 और 0 इंटू 1 तो 0, ये टर्म आपका 0 ही आ जाएगा। फिर दूसरे रो को और पहले कॉलम के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अल्फ़ा प्लस 1 आ जाएगा। अब फिर इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आपका सिर्फ 1 आता है। तो उम्मीद करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब इसको जो है b के बराबर लिखना है, यानी b का जो वैल्यू है आपका, जो b जो मैट्रिक्स है आपका 1051 है, तो 1051 हम लिख दिए। इसके बाद हम अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1, और अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू, अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू हम लोग 4 लिख सकते हैं। तो इससे 5 लिख सकते हैं। तो इससे जो है अल्फ़ा का वैल्यू हमको 4 मिल जाता है और यहाँ पर अल्फ़ा का जो वैल्यू होता है प्लस माइनस आपको 1 मिलता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 27 में हम क्या देखते हैं कि कोई एक वैल्यू जो है अल्फ़ा का हमको नहीं मिलता है, यानी कि कह देंगे कि नो रियल वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, रियल वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा का कोई रियल वैल्यू आपका यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पर आप लोग को एक बात और ध्यान देना है कि यह नो रियल वैल्यू ऑफ अल्फ़ा हमारा लिखने का मतलब हुआ कि अल्फ़ा का कुछ ऐसा वैल्यू है जो कि इमेजिनरी है, जिसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। वैसे वैल्यू के लिए ये आपका क्या हो सकता है, ट्रू हो सकता है, यह जो है आपका ट्रू हो सकता है। तो चूँकि अल्फ़ा यहाँ रियल वैल्यू आपका एग्जैक्ट तो आया नहीं, जिसके चलते यह जो है इक्वेशन आपका सेम हो जाए। तो जब यह सेम हो ही नहीं सकता है तो क्या कल्पना कर सकते हैं हम लोग, इमेजिनरी ही वैल्यू कल्पना कर सकते हैं। जब इमेजिनरी कल्पना कर सकते हैं इसका मतलब रियल वैल्यू आपका नहीं है। इसीलिए हमको ऑप्शन में अगर इस तरह का लिखा हुआ मिले तो हम इसी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 28, तो 28 में आप देख रहे हैं कि 1 3 2 4 दिया गया है और इसमें कह रहा है कि क्या एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहली बात है कि अब यह नॉन सिंगुलर है कि सिंगुलर है, इसको हम लोग को पता लगा लेना है। तो सिंगुलर या नॉन सिंगुलर पता लगाने के लिए इसको हम लोग डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करते हैं, 1 3 2 4 लिखते हैं और हम देख रहे हैं कि 4 -3 2 + 6 इक्वल टू -2 मिलता है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब यह क्या हो गया, नॉन सिंगुलर हो गया। जो नॉन सिंगुलर होता है उसके लिए तो निश्चित रूप से इन्वर्स मैट्रिक्स जो है आपका एग्जिस्ट करता ही करता है, ये तो आपका मोस्ट सूटेबल है। अब थोड़ा देर के लिए हम इसको देखें तो ये तो भैया 0 नहीं हो सकता है, इसको तो हम लोग हटा ही देंगे। ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, यह भी नहीं हो सकता है, नॉन सिंगुलर है तो इन्वर्स इसका एग्जिस्ट करेगा ही। और नॉन ऑफ दीज, खैर इसमें तो कोई बात ही नहीं है, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसमें से कह रहा है कोई नहीं, इसमें से हमको ये मिल रहा है कि ये जो है आपका एग्जिस्ट करेगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, 29 में। तो 29 में देखिए दो मैट्रिक्स हैं, अगर दोनों मैट्रिक्स आपका इक्वल हो तो इसका मतलब कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपका क्या होंगे, इक्वल होंगे। के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। इसमें क्या दिया गया है, द वैल्यू ऑफ x, जबकि यह जो मैट्रिक्स है आपका 0 के बराबर दिया गया है। तो मैट्रिक्स का हम लोग जानते हैं कि कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसका मतलब इसको हमको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ले लेना है। तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लेंगे तभी इसके वैल्यू को हम 0 कह सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर लिए, x 4 हो गया और यह 15 और यह 4 हो गया इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 4x
माइनस 15 इंटू 4 इक्वल टू 0। अब इसको आप सॉल्व करके देख लीजिए कि x का जो वैल्यू हो जाएगा 15 इंटू 4/4 हो जाएगा, जिसमें 4 आपका कैंसिल हो गया, तो आंसर जो है आपको क्या मिलता है, 15 मिलता है। तो ये ऑप्शन आपको जहाँ मिले उसी में आप करेक्ट टिक लगा दीजिए। उसके बाद अब ठीक उसी तरह से यह क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, जिसमें कह रहा है कि आप इवेल्युएट कीजिए। तो इसको हम लोग जो है किस में मानेंगे, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे। मान लीजिए कि यह जो है आपका a इक्वल टू इतना है, तो इसको हम लोग 1y और -1x लिखते हैं, और x इंटू 1 x हो गया, -1 इंटू y तो -y हो गया, जिसको हम लोग x प्लस y लिख सकते हैं। तो अब यही वैल्यू जो है हमको जिस ऑप्शन में मिले, हालांकि आप ब्रिलियंट गेस पेपर में देखिए उसमें आपका ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। तो 33 में a² माइनस a प्लस आई इक्वल टू 0 दिया गया है, और इसमें इन्वर्स ऑफ a निकालना है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दोनों तरफ जो है हम a इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दिए। तो a इन्वर्स से a² को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a इन्वर्स से a को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a इन्वर्स से i को मल्टीप्लाई किए, और राइट साइड में a इन्वर्स को 0 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर हम लोग को 0 ही मिलता है। अब देखा जाए कि यहाँ पर एक a इन्वर्स में है और a² है, तो इस दोनों को सॉल्व अगर करते हैं आपको सिर्फ a मिलता है। इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको i मिलेगा। चूँकि इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको पहले ही बताया गया है। अगर आप मैट्रिक्स के वीडियो को शुरू से देखना चाहते हैं, बुक RS अग्रवाल के सॉल्यूशन को देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। अब इस याद कीजिए, किसी भी मैट्रिक्स को अगर यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो उस मैट्रिक्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो यह आपका a इन्वर्स ही रह जाता है। अब यहाँ पर a इन्वर्स इक्वल टू, ये दोनों को राइट साइड में लेते चले जाइए, i माइनस क्या हो जाता है, a हो जाता है। तो ये चीज़ जो है आपको जिस ऑप्शन में मिले उसको आप करेक्ट कर दीजिए। इसके बाद आपका a दिया गया है और a का ट्रांसपोज निकालना है, यानी कि रो को कॉलम में रख दीजिए। 1 2 जैसे यहाँ रो में है तो 1 2 को हम कॉलम में रख दिए। -1 -3 आपका रो में है, तो -1 -3 को हम लोग कॉलम में रख दिए। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये ऑप्शन आप देख लीजिए कहाँ पर आपको मिल रहा है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए, दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना है, a इंटू बी निकालना है। तो पहला रो का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 1 का 1 से तो 1 हो गया, 2 का 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 हो गया, और इस दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये आपका 5 निकल जाता है। तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स हो गया जिसमें आपका एक ही एलिमेंट है। ठीक इसी तरह से a और b दिया गया है, a प्लस b निकालना है। तो क्या नियम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप जोड़िए, 3 + 1 4 हो गया, 4 + 2 6 हो गया, और 5 + 1 आपका 6 हो गया। तो 4 6 6 जो है इसका आपको a प्लस b मिल जाता है। तो ये ऑप्शन आपको जिसमें मिल जाए देखने को उसी को आप करेक्ट मान लीजिए। हालांकि 36 में जो है आप देखेंगे कि a ऑप्शन जो है, a में यह ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 जैसा कि आप देख सकते हैं यही प्रॉब्लम है आपको, और इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो 3 से अगर बाहर में मल्टीप्लाई किया हुआ रहे, मैट्रिक्स में अगर यह 3 को अंदर लाते हैं, एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो यह हर एक एलिमेंट के साथ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे 3a हो गया, 3b हो गया, 3c हो गया और 3d हो गया। लेकिन याद रखिए यही रूल जो है आपका, अगर ऐसा होता 3 डिटर्मिनेंट होता, a b c d होता, तो आप 3 को किसी एक रो या नहीं तो किसी एक कॉलम से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यह 3a 3b पहले रो में हम मल्टीप्लाई किए, cd एक हो गया। अगर आप चाहें तो इस 3 का मल्टीप्लिकेशन जो है
पहले कॉलम के साथ कर सकते हैं, 3A 3C भी लिख सकते हैं और BD यहाँ पे लिख सकते हैं। इस तरह से आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं और जो भी आपका सही आंसर है उसमें हम लोग टिक लगा देंगे। हालांकि 37 में आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो है इसका जो आंसर है आपका 37 का, ये आपका दिया गया है डी में दिया गया है ये चीज़, और डी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 38 में विच ऑफ द फॉलोइंग द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। तो यूनिट मैट्रिक्स पहचानने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यही आपका यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स में डायगोनल जो होता है आपका 1 1 1 ही होता है, तीनों 1 1 1 ही होगा। उसके बाद जो है आपका सारे जगह पे 0 होगा, तो उसी को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। अब यहाँ पर ए और ए का ट्रांसपोज को ऐड करना है, तो ए तो हमारा दिया गया है, तो ए का ट्रांसपोज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रो को कॉलम में, जैसे यहाँ पर cos x और यहाँ माइनस साइन x यहाँ आ जाएगा आपका, ये साइन x यहाँ आ गया और यहाँ आपका cos x आ गया। तो इस तरह से हम लोग लिख दिए। अब क्या कहता है कि दोनों को आप ऐड कर दीजिए, तो ऐड करते हैं तो cos x प्लस cos x, तो 2 cos x होता है माइनस साइन x प्लस साइन x, तो ये आपका 0 हो गया। फिर यह भी आपका 0 हो गया, ये आपका 2 cos x हो गया। तो ये आपको क्या मिला, अगला मैट्रिक्स मिल गया। अब इसमें हम लोग को देखना है कि यह किस तरह से I2 के बराबर है। अगर 2 cos x हम कॉमन ले लें, है ना, तो यहाँ पर 1 0 0 और ये 1 आपको मिलता है, तो इसलिए हम इसको I2 कह सकते हैं और इसके साथ जो है 2 cos x भी आ जाएगा। तो इसमें अभी तक हम लोग निकाले हैं a प्लस a डैश को निकाले हुए हैं, लेकिन हमको यहाँ निकालना है x। ज़रा सा ध्यान दीजिएगा, x को हम लोग कैसे निकालेंगे। तो यह जो है आपका यूनिट मैट्रिक्स I2 के बराबर है। अब x का वैल्यू निकालने के लिए हमको इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लेना है। अब ये तो आपका 2 cos x तो रह ही जाएगा, अगर इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो इसका वैल्यू 1 आता है, और यहाँ I2 का भी डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लेते हैं तो इसका भी वैल्यू 1 आता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि cos x बराबर 1/2 हो गया, जो कि cos π/3 का जो वैल्यू होता है आपका 1/2 होता है। इसलिए x का जो वैल्यू हो जाएगा आपका π/3 हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर π/3 हो जाएगा, और ये जिस ऑप्शन में मिले उसको आप करेक्ट कह दीजिए। इसके बाद हमारा 40 नंबर में देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और फिर इसको 3 और 2 के बराबर करना है। x इंटू वाई का वैल्यू हमको निकालना है, तो x प्लस वाई इंटू 2, तो 2x प्लस वाई हो जाएगा आपका। अब फिर y इंटू -1, तो -y हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे चूँकि एक रो एक कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया। अब फिर इसके बाद जो है 2x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा। अब -1 को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग x माइनस वाई से, तो ये हमको मिलता है, मैट्रिक्स मिलता है, और यह जो है आपका 3 और 2 मैट्रिक्स के बराबर है। यानी कि ऊपर वाला जो वैल्यू है आपका 2x प्लस वाई माइनस वाई इक्वल टू 3 है। अब फिर इसके बाद जो नीचे है 4x माइनस x प्लस वाई का जो वैल्यू है आपका 2 है। अब इस दोनों को आप सॉल्व कर दीजिए और x y का वैल्यू निकाल लीजिए, और इसको फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको, ये 2x तो हम लोग लिखेंगे ही, यहाँ जो 2y प्लस में है, एक y माइनस होने से तो प्लस y हो गया, जो कि 3 के बराबर है आपका। उसके बाद अगर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो 3x प्लस वाई जो है, जो कि आपका 2 के बराबर है। अब इसमें हम लोग x और y का वैल्यू निकालेंगे। अगर इसको हम माइनस कर दें, यहाँ भी माइनस कर दें, यहाँ भी माइनस कर दें, तो ये y आपका कट जाता है, तो माइनस x इक्वल टू आपको मिलता है 1, यानी x का वैल्यू जो हो गया -1 हो गया आपका। अब -1 आप इसमें रख दीजिए तो y का जो वैल्यू आपको मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका कहा गया है कि x इंटू वाई निकालना है,
तो x इंटू वाई निकालने के लिए क्या करेंगे, -1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका -5 हो जाएगा। तो -5 हमारा करेक्ट आंसर है, और ये जिस ऑप्शन में होगा हम उस पर साइन लगा देंगे, उसको करेक्ट कर देंगे। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 41, ये क्या कह रहा है, ए का वैल्यू दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू ए का कम्प्लीमेंट, ट्रांसपोज ऑफ ए हो जाएगा। तो ट्रांसपोज ऑफ ए भैया आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से सीख गए होंगे। ये जो आपका रो में एलिमेंट है उसको आप लोग क्या कीजिए, कॉलम में ला दीजिए। 4, 5, 6 दूसरे रो में है, तो इसको आप लोग दूसरे कॉलम में ला दीजिए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका ए डैश निकल जाएगा। इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन है, ए इक्वल टू ये मैट्रिक्स दिया गया है, अगर 2 के साथ 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से सब एलिमेंट को मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, सब एलिमेंट को मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसका हम लोग डिटर्मिनेंट करते हैं, तो यानी कि 2, 4, 8, 4 आपका होता है। अब इसका वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो इसका वैल्यू जब निकालिएगा आप, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 4 2 जा 8 माइनस 8 चौके 32, ये आपको -24 निकलता है। तो -24 भी आंसर हो सकता है। और दूसरे तरह से हम लोग अगर इसमें देखें तो यहाँ पर हमको जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है ये -24 देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब इसको हम लोग इसको जो है अब हम लोग ऐसे इस तरह से कन्वर्ट करेंगे कि हमारा जो ऑप्शन दिया गया है उस पर आ जाए। तो ऐसा काम करते हैं कि पहले रो से हम 2 कॉमन ले लिए और दूसरे रो से भी 2 कॉमन ले लिए, तो हमको बच गया 1 और 2 बचा, यहाँ पर 4 और 2 बचा हमारा। चूँकि डिटर्मिनेंट का यह नियम है कि किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से एक ही चीज़ आप कॉमन ले सकते हैं, उस रो का ही जो फैक्टर होगा वह आपका बाहर आएगा। तो इस तरह से अगर इसको हम लोग इस तरह से लिखें 4 और ये आपका ए हो गया, 4 इंटू डिटर्मिनेंट किसका हो गया, आपका ए का हो गया, तो यही चीज़ हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि कॉमन लेने में आप लोगों को डाउट नहीं हो रहा होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है, जो कि इसका इन्वर्स निकालना है। यानी कह रहा है कि यह जो है इन्वर्स है, यानी कि इसका इन्वर्स जो है इसका इन्वर्स निकालिए और इसका इन्वर्स जो होगा उसका ये इन्वर्स हो जाएगा। एक दूसरे का क्या होता है, इन्वर्स होता है, हम लोग ये जान रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स। तो cos x का कोफैक्टर cos x, और ये मतलब cos थीटा माइनस साइन थीटा का कोफैक्टर तो माइनस साइन थीटा ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का साइन माइनस होता है। अब साइन थीटा का जो कोफैक्टर होगा जो माइनस साइन थीटा, अब यहाँ का साइन माइनस होता है तो साइन थीटा हो जाएगा, और ये आपका cos थीटा ही हो जाएगा। तो ये तो आपका निकल गया क्या, अगर इसका ट्रांसपोज हम ले लेते हैं तो एडजॉइंट ए मिल जाता है आपको। तो एडजॉइंट ए को हम लोग अब ट्रांसपोज जब लिखेंगे तो cos थीटा माइनस साइन थीटा लिखेंगे, और यहाँ पर साइन थीटा और ये आपका cos थीटा हो जाता है। इस तरह से रो को कॉलम में, कॉलम को रो में हम लोग बदल लिए। अब इसको हम लोग को क्या करना है कि 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए से हमको डिवाइड कर देना है। तो इसको जब डिवाइड करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हम इसका वैल्यू जब निकालते हैं कि cos इंटू कॉस, तो cos स्क्वायर थीटा हो गया आपका, अब माइनस हो गया, अब साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आपका माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाता है, जो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमको मिलता है। इसका वैल्यू 1 होता है, यानी कि डिटर्मिनेंट ए का जो वैल्यू निकलेगा आपका 1 निकलेगा। तो 1 निकलेगा तो हमारा यही चीज़ रह जाएगा, क्या रह जाएगा, cos थीटा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा, उसके बाद cos थीटा। अब ये चीज़ आपको जिस ऑप्शन में मिले उसको आप करेक्ट कह दीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए ये चीज़ में हमको x और y का मान निकालना है।
पहले तो 2 से सबको मल्टीप्लाई होगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये आपका 2x हो जाएगा। अब इसका जो सम है आपका किसके साथ है, 1y01 के साथ है, और यह जो है किसके बराबर है, 7, 0, 10 और 5 के बराबर है। तो यहाँ 6 + 1 7 लिख सकते हैं, 8 + y लिख सकते हैं इसको, और 10 + 0 है ना, तो इसको 10 लिख सकते हैं, 2x + 1 तो 2x + 1। अब दोनों मैट्रिक्स को आप कंपेयर कर दीजिए, 7, 0, 10 और यह 5। तो कंपेयर जब करते हैं, 7 के पास 7 है, 10 के जगह पर 10 है, 8 + y के जगह पर 0 है, तो 8 + y के जगह पर 0 करते हैं तो y का वैल्यू जो है आपको -8 मिल जाता है। इसके बाद अगर हम क्या कहते हैं 2x + 1 के जगह पे 5 करें तो ये 1 जाके 4 हो गया, x का वैल्यू हमको 2 मिल जाता है। तो यह इसका आंसर जो हो जाएगा 2 और -8 हो जाएगा। 2 और -8 आपको जिस ऑप्शन में मिले वही सही ऑप्शन है आपका। a और i दिया गया है, a × i निकालना है, तो भैया यह a ही होगा। याद कीजिए कि a को हम इसके यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो a ही होता है, या तो यूनिट मैट्रिक्स को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आपका a ही होता है। तो इस तरह से अब भी यहाँ 45-45 नंबर तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।